जय हिंद दोस्तों। आजकल देखते होंगे कि गरीब तबके में और मिडिल क्लास तबके में आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनका उम्र 55 वर्ष ज़्यादा हो गया, 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया, उन लोगों को देखते होंगे कि बहुत परेशानी हो जाती है जब वो काम करने लायक नहीं रहते हैं या फिर काम नहीं करते हैं। उस टाइम में शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उनके पास चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। बच्चों का मोहताज होना पड़ता है, बहुओं का मोहताज होना पड़ता है, घर वाले पे डिपेंड होना पड़ता है और अच्छा नहीं लगता है। उस उम्र में बहुत सारे लोग तो अपने शादी ब्याह के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं, फैमिली के साथ चले जाते हैं या फिर घर पर भी रहते हैं तो इतनी उसके पास जिम्मेदारी हो जाती है, इतना वो खुद अपने फैमिली से परेशान रहता है कि माँ बाप पे ध्यान नहीं दे पाता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं कि आजकल बुजुर्ग जो है, अधिकतर बुजुर्ग को देखता हो कि आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान रहना पड़ता है, एक एक पैसा के लिए तरसना पड़ता है। इसका खास वजह यह होता है, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। इसका खास कारण यह है कि जब इंसान जवान रहता है, चाहे वो मजदूरी कर रहा होता है, कहीं दुकान चला रहा होता है, किसी कंपनी में काम कर रहा होता है या फिर किसी प्रकार से कोई अर्निंग कर रहा होता है, होता क्या है उस समय तो वो कमाता रहता है, खाता रहता है, अच्छी लाइफ जीता रहता है, लेकिन सेविंग के नाम पर वो कुछ नहीं करता है। वो सोचता है कि मेरे पास 2 बेटे हैं, 2 बेटी है या फिर 2-3 बच्चे हैं, ये मेरे बुढ़ापा के सहारा है, बुढ़ापा के लिए लाठी है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आज के डेट में या कभी के डेट में मैं आपको बता दूं कि बच्चे कभी भी बुढ़ापे का सहारा नहीं होता है। वो हजारों में लाखों में एक ऐसा कोई हो जाता है जो अपने माँ बाप का लाठी वाकई में बन जाता है, उसका लास्ट तक साथ निभा देता है। लेकिन अक्सर आपको बता दूं, लोग खुद अपने परिवार से, खुद अपने निजी जिंदगी से, शादी ब्याह के बाद बच्चे भी परेशान रहने लगते हैं और माँ बाप को अक्सर भुला ही देते हैं या फिर नहीं भुलाते हैं, साथ में रहते भी हैं तो सिर्फ खाना खिलाने के अलावा कुछ नहीं दे पाते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई आर्थिक रूप से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि को क्या करना है कि कोई भी व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाए तो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर ना रहना पड़े, किसी का मोहताज ना रहना पड़े, किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो आप कोई भी काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, एक चीज आपको हमेशा सोचना होगा कि एक फंड लेकर आपको चलना पड़ेगा, हमेशा एक फंड लेकर चलना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो 10,000 का नौकरी करता हूँ, 15,000 का नौकरी करता हूँ, 20,000 का नौकरी करता हूँ, उसमें मुझे पैसा बच ही नहीं पाता है। परिवार चलाओ, बच्चे के स्कूल के फीस दो, घर की जरूरतें पूरी करो या पैसे बचाओ। मैं आपको बता दूं कि आज आपकी जॉब छूट जाती है या फिर आपका 20,000 सैलरी का जॉब है, वो अगर 15,000 रुपये का सैलरी का जॉब होता फिर भी आप यही रोना रोते। 15,000 के बदले आप 10,000 महीना के कमा लेते रहते, फिर भी आप यही रोते रहते। तो हर किसी के जिंदगी में, चाहे वो 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, सभी का यही रोना होता है कि मुझे तो बचता ही नहीं। तो बस आपको एक ट्रिक अपनाना है कि आप जो काम कर रहे हैं, चाहे 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, कितना भी कमा रहे हैं, एक फंड बनाइए आप कि मुझे इसमें से 2,000 महीने का हो, 3,000 महीने का हो, 1,000 महीने का हो, मुझे इस पैसे को निकालना ही निकालना है, इस पैसे को निकाल के भूल ही जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपया है तो आप ये सोचे कि मेरी सैलरी 17,000 रुपया ही है या फिर मेरी सैलरी 18,000 रुपया ही है। आप 2,000 3,000 का महीने का एक फंड बना ले और हमेशा यही मन में रखे कि मेरी सैलरी 17,000 रुपया ही है, 17,000 ही मेरे पास आता है और इसी में मुझे सारे काम करने हैं। तो क्या है, आपके पास 3,000 या 2,000 का एक फंड बन जाएगा और हर महीने उसे इन्वेस्ट करके भूलते जाए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करके भूलते जाए। आपकी सैलरी मान ली 15,000 है, आप समझिए कि मेरी सैलरी 13,000 ही है, 2,000 रुपये आप सेव करिए और इन्वेस्ट करके, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करके उसे भूलते जाइए। फिर आपको बताता हूं कि आपकी उम्र चाहे 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, चाहे 30 वर्ष है, आपका 55 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में इतना फंड होगा, इतना पैसा तो जरूर होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं कि उस पैसे से आप लास्ट में जब रिटायर करेंगे, काम करने के लायक नहीं रहेंगे, कोई पैसा आपको नहीं देगा, उस समय इतना पैसा तो जरूर मिलेगा कि उस पैसे से एक छोटा मोटा बिजनेस करके आप बैठ सकते हैं और इतना पैसा आपके पास जरूर रहेगा कि बाकी की जिंदगी आसानी से काम भी करते रहेंगे और उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं या फिर अपनी आर्थिक जरूरत पूरा कर सकते हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बता रहा हूं कि कहां इन्वेस्ट करना है। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि ज्यादा परेशानी आजकल इन्हीं लोगों को हो रही है आर्थिक रूप से उम्र होने पे। सबसे पहले बता दूं आपको SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका नाम आपने सुना होगा।
या फिर म्यूचुअल फंड, दोनों वही है। एसआईपी इसलिए नाम दिया गया कि हर महीने आप 1000 रुपया, 2000, 3000, मैंने आपको जो बताया फंड उस हिसाब से जमा कर रहे हैं, तो हर महीने कर सकते हैं, जो आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना ज्यादा दिन के लिए चाहे ले सकते हैं। लास्ट में इसमें इतना अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%, ऐसे रिटर्न आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। और लास्ट में इतना अच्छा रकम हो जाएगा कि उससे आप एक छोटा मोटा बिजनेस अच्छा सा कर सकते हैं, और फंड कुछ बच भी जाएगा आपके पास, जिससे बाकी की जिंदगी को आराम से निर्वाहन कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड। इसी का हिस्सा मैंने म्यूचुअल फंड आपको बताया। तो उसमें क्या है कि आपके पास अगर एक मुश्त पैसा हो जाता है, आप अकाउंट में ही मान लीजिए जमा कर रहे हैं 2000, 4000 करके, और आपके पास 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया हो जाता है, उसको एक मुश्त म्यूचुअल फंड में डाल के आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए छोड़ दीजिए। जब आपकी उम्र 55 वर्ष या 60 वर्ष हो, उस समय तक के लिए छोड़ दीजिए। जब आप काम करने के लिए लायक नहीं रहेंगे, उस समय तक देखिए कि ये 1 लाख कितना लाख हो चुका होगा। अगर आप 1 लाख को 20 साल के लिए रखते हैं, तो ये 20 साल बाद, 25 साल बाद हो सकता है ये पैसा आपका 8 लाख भी हो जाए, 10 लाख भी हो जाए, 15 लाख भी हो जाए। दूसरा बता रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं फंड बना के, आप अकाउंट में ही जमा कर रहे हैं। उस पैसे को क्या करें, अगर आपके पास 20,000, 30,000, 40,000 जमा हो जाता है, तो हर 6 महीने, 1 साल पर, 6 महीने पे नहीं, लेकिन हर साल, मान लीजिए दीपावली का ही एक समय बनाइए, और हर साल एक ज्वेलरी आप खरीदो, गोल्ड ज्वेलरी, चाहे छोटा ही सही, चाहे 10,000 का, 15,000, 20,000 का ही हो, ज्वेलरी जरूर खरीदे। उससे क्या है, ये सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का अगर साल में खरीद रहे हैं, तो आपको बता दूं 15 साल, 20 साल में आपके पास 4 लाख, 5 लाख का सोना हो जाएगा। और 20 साल बाद उस सोने का आप रेट जो देखेंगे, आज से आप 20 साल पहले, 15 साल पहले जब सोना का रेट देखेंगे, उससे लगभग 10 गुना ज्यादा आज सोना का रेट है। मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि आज 70,000 रुपये सोना का रेट है, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद वो 7 लाख रुपए प्रति तोला रहेगा। और आपके पास अगर 10 तोला सोना भी हो जाता है, जो धीरे धीरे करके आप 20 साल, 15 साल में खरीदेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप 70 लाख, 80 लाख के मालिक होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप छोटे छोटे रकम में वो खरीद के, इन्वेस्ट करके जमा करते रहेंगे। तो ये होता है, ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो बाद में आपको किसी का कोई भी मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। लास्ट में आप रिटायरमेंट के समय आप चल फिर नहीं कर पाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आप एक छोटा मोटा दुकान भी अपने गांव में, अपने मोहल्ला में करके बैठ सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं उस पैसे का। बाकी आपके पास पैसे भी बचेंगे, उस पैसे से और भी इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। इसके अलावा इसी लालच में आपके बच्चे भी आपको देखभाल करेंगे। तीसरा आपको बताने जा रहा हूं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट। पोस्ट ऑफिस में अगर आपको, आपके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एफडी के तौर पे हो, चाहे आरडी के तौर पर। आरडी बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने 500 हो गया, 1000 हो गया, 2000 रुपया करके जमा कर सकते हैं। वो हर 5 साल पर आपकी मैच्योरिटी हो जाती है, फिर वो पैसा जो निकलेगा, फिर उसको एफडी कर दीजिए, फिर दूसरा रेकरिंग चलाइए, फिर 5 साल बाद एफडी कर दीजिए। ऐसे कर करके आपको 15-20 साल में बहुत अच्छा खासा रकम मिल जाता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना आप जरूर एक करा के रखें अपने लिए, उसमें भी बहुत अच्छा खासा रकम आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1,000 रुपया का महीना का अटल पेंशन योजना लेते हैं प्लान, तो 1,000 सरकार जमा करती है, मतलब वो 2,000 का हो जाता है। अगर 500 आप जमा करते हैं, तो 500 गवर्नमेंट जमा करती है, वो 1,000 रुपया हो जाता है। तो अटल पेंशन योजना का प्लान मैं पहले बता चुका हूं, एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुका हूं। आप डिमांड करेंगे तो उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अटल पेंशन योजना के बारे में भी आप जानकारी ले ले। और आपको बता दूं कि अटल पेंशन योजना जरूर आप करा के रखें। इससे क्या होगा कि आपको रिटायरमेंट के समय आपको पर महीने पेंशन मिलेगा, 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये महीने तक पेंशन मिलता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम से अटल पेंशन योजना का प्लान रहता है, उसके देहांत होने पर उनकी वाइफ को भी एक मुश्त पैसा मिलता है, और उनको भी पेंशन मिलता है। और वाइफ के देहांत पर भी बच्चों को भी एक बार एक मुश्त पैसा मिलता है। तो अटल पेंशन योजना बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्लान है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं इसकी विशेषता वो जरूर कराकर रख रखे हैं। अगला बताने जा रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लोग मना करते हैं इंश्योरेंस, लेकिन देखिए आप, बहुत लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं, बहुत लोग टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये सब इंश्योरेंस जो है, तो इसमें आपकी पैसा आपको जब मिलता है, जब इंश्योरेंस होल्डर जो है, जिसको बीमाधारी कहते हैं, उनकी मृत्यु होती है। चाहे टर्म इंश्योरेंस है, मृत्यु जब हो जाती है तब आपके नॉमिनी को पैसा मिलता है, या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। लेकिन आपको कराना क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि जीवित है तो भी पैसा मिलेगा,
ना जीवित है तो भी पैसा मिलेगा। इस चीज को समझिए। जैसे आपने 30 साल या 25 साल की उम्र में आपने करा लिया 20 साल के लिए, आपकी उम्र जब 50 साल की होगी तो आप प्रीमियम हर साल जमा कर रहे हैं या हर 6 महीने पे जमा कर रहे हैं, तो आप जीवित है तो भी आपको मैच्योरिटी मिलता है अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ, और ये 20 साल आपका रिस्क भी कवर होता है। मतलब बीच में भी कुछ हो जाता है तो पैसा नॉमिनी को मिलता है, जितना का आपका सम एश्योर्ड रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ना हुआ तो भी आपको पैसा मिल जाता है अच्छा खासा मैच्योरिटी, और आप उस पैसा का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। याद रहे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना है, जीवन बीमा कराना है। टर्म इंश्योरेंस उनके लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, तो इसलिए होता है कि कल होकर उनको कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को पैसा मिलता है, बाकी प्रॉपर्टी तो उनके पास रहता ही है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उन्हीं लोगों के लिए होता है। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीब फैमिली के लिए बहुत बेहतरीन है कि कुछ ना भी हो तो भी मुझे पैसा चाहिए लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे कुछ मेरे पास है नहीं, बचता नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े लोगों को क्या है, टर्म इंश्योरेंस है, लास्ट में तो कुछ मिलना है नहीं। टर्म इंश्योरेंस में अगर कुछ होगा तभी मिलेगा, मृत्यु होगी तभी मिलेगा नॉमिनी को। तो उन्हें क्या है, उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है तो लास्ट में उन्हें दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस बनाया गया। ध्यान रखें, लाइफ इंश्योरेंस जरूर करा कर रखें, वो भी लाइफ इंश्योरेंस LIC में करा कर रखें। ये बहुत बेहतरीन चीज है। आगे बताने जा रहा हूं कि बहुत लोग इसके बारे में जानते भी है, फोकस भी लोगों का रहता है, लेकिन इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर आपके पास आप कमा रहे हैं 2 साल 3 साल पर आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जमा कर ले रहे हैं, इस हिसाब का अगर अर्निंग है तो कहीं आप प्रॉपर्टी में छोटा मोटा प्लॉट खरीद कर रख सकते हैं, चाहे वो 25 गज का हो, 50 गज का हो, 100 गज का हो, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ सकते हैं, गाँव में हो, छोटे शहरों में है। ताकि इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में आप उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर या उस प्रॉपर्टी को बेचकर, घर के अलावा की बात बोल रहा हूँ, बेचकर और उससे कोई व्यवसाय कर सके, बिजनेस कर सके, या लास्ट समय में उस पैसा को कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसका इंटरेस्ट से अपना जीवन यापन कर सके। तो आप प्रॉपर्टी में भी लगाते हैं, ये भी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दिमाग में आपको ये रखना है कि वो प्रॉपर्टी आप लास्ट उम्र के लिए बना रहे हैं, लास्ट एज के लिए बना रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लास्ट में वो दर दर का ठोकर खाते हैं, एक एक पैसे का मोहताज हो जाते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब उसको बेचने में डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर बेच दूंगा, कोई बिजनेस कर लूंगा तो लोग क्या कहेगा, अपना जमीन बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया। तो लास्ट टाइम के लिए एक अलग प्रॉपर्टी खरीदिए, जो आपको दिमाग में यह रहना चाहिए कि मुझे इसे बेचना ही एक टाइम में, तो बेचना है, इसका रेट बढ़ेगा उस टाइम में, और उसे बेच के मुझे जीवन यापन करना है या फिर कोई बिजनेस करना है लास्ट टाइम में। बाकी आप घर के लिए खरीद रहे हैं, खेती के लिए कहीं खरीदे हुए, वो अलग मैटर हुआ आपका, चाहे पहले से है, वो आपका काम नहीं आने वाला है, वो आपके बच्चे नहीं बेचने देंगे, ना ही आपको घर वाले आपको बेचने देते हैं लास्ट समय में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों का हवेली है और इनकम का स्रोत नहीं है, वो दर दर का ठोकर खाते रहते हैं, एक एक पैसे का मोहताज रहते हैं, उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो इसके अलावा की बात बोला, उसके अलावा एक लास्ट समय के लिए अगर आपके पास 2 साल 4 साल में 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया अगर पैसा जमा हो जाता है, तो छोटे टुकड़ा ही सही 1-2 खरीद के आप छोड़ के रखिए अपने जीवन यापन के लिए, बच्चों के लिए नहीं। तो ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, जैसे आपको बताया मैंने SIP म्यूचुअल फंड, गोल्ड खरीदना है आपको, सोना खरीदना है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट, अटल पेंशन योजना, लाइफ इंश्योरेंस या फिर प्लॉट, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इसमें से जरूरी नहीं कि हर चीज आपको करना है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इतना कम इनकम में महीने को 2000 4000 5000 बचा के इतना चीज थोड़ी ना कर पाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें से 1-2 चीज में भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो ये 20 साल 25 साल में एक बहुत बड़ा एम्पायर हो जाता है, ये बहुत बड़ा आपको वैल्यू हो जाता है, बहुत बड़ा रकम बन जाता है, जो रकम उस टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा होगा, एक आदमी के जीवन यापन करने के लिए बहुत ही ज्यादा रकम हो जाएगा। लास्ट चीज उनके लिए बताने जा रहा हूँ कि जिनको शेयर मार्केट की जानकारी है, थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट की जानकारी है, तो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद करके एक बार नहीं, 2 महीने 4 महीने में अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है तो कम से कम 5 7 10 कंपनी का स्टॉक खरीद ले, जो कम से कम 30,000 40,000 50,000 20,000 का ऐसा स्टॉक है जो सारा मिला के आपको 3 4 5 साल में कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का स्टॉक खरीद के छोड़ दे। वो आप देखिए कि 10 साल 15 साल 20 साल में वो पैसा इतना हो जाएगा कि आप उसे खा नहीं पाएंगे अकेले लाइफ टाइम। लेकिन किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें, कम से कम एक पोर्टफोलियो बना के हर 2 महीने 3 महीने पे एक कंपनी का शेयर खरीदे जो 30 से 40 हजार रुपया का हो, चाहे उसका क्वांटिटी 50 हो 100 हो 200 हो जितना भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में 30 से 40 हजार रुपया का ज्यादा न रखे। ऐसे ऐसे करके कम से कम 5 7 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बना ले और उसको छोड़ दे आप 15 साल 20 साल के लिए। अपने लास्ट समय के लिए सोचे कि 55 साल या 60 साल उम्र होगा तभी मैं इस पैसे को निकालूंगा या फिर इस शेयर को बेचूंगा, चाहे 1-2 शेयर बेचूंगा। उस समय मैं आपको बता दूं कि 2-3 शेयर बेच के ही आपका जीवन यापन हो जाएगा। बाकी शेयर का पैसा तो छोड़िए, इतना पैसा हो जाएगा आपके पास। मान लिया कि 10 कंपनी में से अगर 2 कंपनी 3 कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ना भी किया,
बाकी 6-7 कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा इतना लॉन्ग टर्म में। बस कंपनी की आपको पहचान होनी चाहिए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसका फंडामेंटल चेक कराने आना चाहिए। इसके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको एडवाइस लेना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कभी उसके लिए 2 साल 3 साल 5 साल का टारगेट नहीं, आपको 10 साल 15 साल का टारगेट, 20 साल का लेकर रखना पड़ेगा। लास्ट टाइम के लिए टारगेट लेकर रखना पड़ेगा आपको। दोस्तों ये एडवाइस आपको कैसी लगी? इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न, कोई सुझाव कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि लोग जो सवाल करते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। आप भी जो सवाल करेंगे आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपसे सुझाव मांगूंगा। सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।